नमस्कार सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय रामनिवास सुहिवाल सर में। और आज अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 14 लेके आए यानी भाग 14। देखो इस पार्ट में अपन पहले एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे और फिर लगातार ही हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी ठोसों में चुंबकीय गुण। तो देखो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का। तो आज अपन एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग क्या होते हैं पहले हम इनका अध्ययन करते हैं। देखो एन व पी प्रकार के अनुप्रयोग हम कह सकते हैं एन और पी यानी एक प्रकार के अर्धचालक की परत को दूसरे प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के मध्य दबाकर या अपन ऐसे कह सकते हैं सैंडविच करके, एक तो NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। वापस समझना, एक प्रकार के अर्धचालक की परत को अन्य प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के बीच में दबाकर, देख सकते हो यहाँ पे NPN यानी P प्रकार के अर्धचालक की परत को N प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के बीच में दबाया गया है। इसी प्रकार इसमें देखो आप N प्रकार के अर्धचालक की परत को P प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के मध्य दबाया गया है। इसका मतलब एक तो NPN और एक PNP यानी ये दो प्रकार के क्या बन गए ट्रांजिस्टर। और इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग होता है, एक तो अपन कह सकते हैं रेडियो एवं जो सर्वे होते हैं सर्वे संकेत, अपन कह सकते हैं कि सर्वे संकेतों की पहचान करने में व उनका संवर्धन करने में, पहचान करने में व उनका संवर्धन करने में इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। तो देखो पहला उपयोग हमने क्या देखा कि हम एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से NPN तथा PNP ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। और इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग होता है रेडियो एवं सर्वे संकेतों की पहचान करने में व उनका संवर्धन कह सकते हैं अपन या प्रवर्धन कह सकते हैं। अगर दूसरा अपन अनुप्रयोग देखें तो अपन दूसरा कह सकते हैं, देखो एन व पी प्रकार के अर्धचालक से NP संधि का निर्माण किया जाता है। समझना आप, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से NP संधि का निर्माण किया जाता है। और इस NP संधि का उपयोग किया जाता है, अपन कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने में। वापस समझना आप, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से NP संधि का निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने में किया जाता है। देखो प्रत्यावर्ती धारा को हम AC बोलते हैं, अल्टरनेट करंट, और दिष्ट धारा को अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि AC धारा को DC धारा में बदलने में NP संधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा अनुप्रयोग अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि एन व पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनसे हम फोटोडायोड या अपन कह सकते हैं सौर सेल डायोड का निर्माण किया जाता है। और ये जो फोटोडायोड है या सौर सेल डायोड है, इनका उपयोग किया जाता है प्रकाश ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने में। क्या कहा हमने कि इन अर्धचालकों से फोटोडायोड व सौर सेल डायोड का निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो देखो ये हमने एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के कुछ अनुप्रयोग देखें, इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब हम देखते हैं लगातार ही आज की जो हेडिंग हमारी रहेगी, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण देखते हैं कि ठोसों में किस प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और ठोसों में चुंबकीय गुणों के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण यानी अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। देखो ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपन देखते हैं कि ठोसों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से पाए जाते हैं। देखो अपन कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां संपन्न होती हैं। दो प्रकार की गतियां संपन्न होती हैं और इस इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म चुंबक, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखो मैंने क्या बताया कि ठोसों में जो चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां संपन्न होती हैं। देखो दो प्रकार की गतियां कौन सी हैं? एक गति तो है अपन कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। कौन सी? नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। और दूसरी गति अपन कह सकते हैं अपनी अक्ष पर चक्रण गति। देखो इन दोनों गतियों को मैं यहाँ डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। देखो ये नाभिक है और ये रहा कोई इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ लिख दूँ इलेक्ट्रॉन, और ये गति कर रहा है इस नाभिक के चारों ओर, ऐसे गति कर रहा है। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे? नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कक्षीय गति। दूसरी हमने कौन सी देखी? अपनी अक्ष पर। अब देखो ये अक्ष है इलेक्ट्रॉन की और इसके चारों ओर भी यह गति कर रहा होता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ। ये ऐसे गति कर रहा है अक्ष के चारों तरफ, तो इसको हम बोलेंगे चक्रण गति। क्या बोलेंगे? चक्रण गति। तो देखो दो प्रकार की गतियां इलेक्ट्रॉन करता है, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति इस प्रकार से,
ये नाभिक है और ये कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, इसको बोलेंगे कक्षीय गति। कक्षा में ये गति हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं कक्षीय गति। दूसरी हमने देखी अपनी अक्ष पर चक्रण गति, ये इलेक्ट्रॉन की अक्ष है और इसके चारों ओर भी यह चक्कर लगाता रहता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या कहा, चक्रण गति। अब देखो, अब हम क्या कह सकते हैं, हमें ये पता हो गया है कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और अपनी अक्ष पर चक्रण गति। तो देखो, जो कक्षीय गति होगी, कक्षीय गति, इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलेंगे, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और जो चक्रण गति है, चक्रण गति, इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। वापस से आप समझना, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करूँ, कुल चुंबकीय आघूर्ण, यानी कुल चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दोनों के योग के बराबर होता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और प्लस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, यानी कुल चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। अब देखो, इस चुंबकीय आघूर्ण को मापने की जो इकाई होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, और इसका प्रतीक होता है म्यू बी। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, सीधा सा मतलब ये है कि चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है, म्यू बी। और देखो, याद रखोगे आप, एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे, एक बोर मैग्नेटॉन बराबर 9.27 इंटू 10 की पावर -24, यानी 9.27 इंटू 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखो, अब हमें ये पता हो गया है कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं और दोनों प्रकार की गतियों के द्वारा दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और कुल चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों आघूर्णों के योग के बराबर होता है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या कह सकते हैं, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। या अपन ऐसे कर सकते हैं कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। देखो, पहले मैं 5 के नाम लिख रहा हूँ।
पहला होता है देखो, पहला ले रहा हूं मैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ठोस, और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डायामैग्नेटिक, क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक सॉलिड्स। दूसरे ठोस की बात करूं तो दूसरा ठोस होता है अनुचुंबकीय। कौन सा होता है, अनुचुंबकीय ठोस, और इसको हम बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक सॉलिड्स, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। तीसरे प्रकार की बात करूं तो तीसरा हमारा आएगा लोहे चुंबकीय, लोहे चुंबकीय ठोस, यानी इसको बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स। देखो, कई बार लोहे चुंबकीय ठोस को अंग्रेजी का जो नाम है उसका जो उच्चारण है उसके द्वारा भी पूछ लेते हैं, यानी ये जो फेरो मैग्नेटिक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फेरो चुंबकीय ठोस। तो इस नाम को भी आप याद रखोगे, फेरो चुंबकीय ठोस, ठीक है ना। चौथा होता है प्रतिलोहे चुंबकीय, प्रतिलोहे चुंबकीय, प्रतिलोहे चुंबकीय ठोस, और इसको बोलेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स। क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। और पांचवा होता है हमारा लघु लोहे चुंबकीय ठोस, यानी हम इसको कहते हैं फेरी, क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। देखो, इसको हमने कहा फेरो चुंबकीय, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, फेरी चुंबकीय। तो ये नाम भी आप याद रखोगे, फेरी चुंबकीय ठोस। तो देखो, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है, और ये जो 5 भाग हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय ठोस यानी डायामैग्नेटिक सॉलिड्स, दूसरा है अनुचुंबकीय ठोस यानी पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, तीसरा है लोह चुंबकीय ठोस यानी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स या फेरोचुंबकीय ठोस, चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय ठोस यानी अपन कहेंगे इसको एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, और पांचवा है लघु लोह चुंबकीय ठोस यानी फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, या हम कहेंगे इसको फेरी चुंबकीय ठोस। अब देखो, ये तो हमने अभी इनके प्रकार देखे हैं, अब हम इनका थोड़ा थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, पहले हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे और फिर इन तीनों का, ताकि हमें अच्छे से इनमें डिफरेंस का मालूम हो कि ये क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं और इन तीनों के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो, पहले हम प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, यानी इधर तो मैं लिख रहा हूं
चुंबकीय ठोस और इधर मैं ले रहा हूँ अनुचुंबकीय ठोस। दोनों का अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखो इस प्रकार से अध्ययन करेंगे ना तो हमें इजीली दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। देखो प्रतिचुंबकीय ठोस को हमने क्या कहा, अंग्रेजी में डायामैग्नेटिक सॉलिड्स, और इसको हमने क्या कहा, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। अब देखो बात करते हैं। देखो पहले इसमें मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्या कहूँगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या कहा मैंने? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अगली बात मैं करूं, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मों में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे? युग्मों में। इलेक्ट्रॉन युग्मों में पाए जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन का युग्म है। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। तो अपन कह सकते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में, प्रत्येक युग्म में, क्या कह सकते हैं, प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। क्या कहेंगे? विपरीत दिशा में होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ समझो आप ऐसे हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। क्या कहेंगे? चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। इनके एग्जाम्पल देखें अपन, तो एग्जाम्पल आप याद रखोगे NaCl, H2O और बेंजीन, C6H6H2 और NaCl। देखो एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रतिचुंबकीय ठोस, क्या कहेंगे कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मों में पाए जाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त या नष्ट कर देता है या समाप्त कर देता है। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो क्या होता है? शून्य। एग्जाम्पल हमने क्या लिए? NaCl, H2O और बेंजीन। अब इनमें देखो, इनमें क्या कहेंगे कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से, क्या कहेंगे, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगले पॉइंट में हम क्या कहेंगे? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो एक बात होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं इसका मतलब यहाँ पर
चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान जरूर होगा। इसीलिए तो क्या हो रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। क्या कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। देखो समझो आप, चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। पहले हमने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, सॉरी अयुग्मित यानी अलग अलग। इसका मतलब इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। अब देखो अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो देखो एग्जाम्पल Fe3+ आयन, Cr3+ आयन, Cu2+ आयन, Cu2+ आयन, ये अपन एक ले सकते हैं कॉपर का ऑक्साइड और एक वेनेडियम का ऑक्साइड। अब देखो इनकी एक खास बात होती है, यानी जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र में रहेंगे ना, तब तक तो इनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो ये अपना अनुचुंबकत्व का गुण खो देते हैं। तो देखो सीधा सा मतलब ये हुआ कि इनमें अस्थायी चुंबकीय गुण पाया जाता है, अस्थायी चुंबकीय गुण। तो एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रतिचुंबकीय ठोस, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मों में, ये अपन कह सकते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसी वजह से इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। फिर एग्जाम्पल लिए हमने NaCl, H2O और बेंजीन, ये प्रतिचुंबकीय ठोसों के उदाहरण हैं। इनमें हमने क्या कहा कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से क्या होंगे, आकर्षित। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ मान जरूर होगा। तो हमने क्या कहा कि इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। एग्जाम्पल में हमने क्या लिए, Fe3+, Cr3+, Cu2+ ले लो आप, कॉपर ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड, ये अनुचुंबकीय ठोसों के उदाहरण हैं। तो हमने पहले दो प्रकार के ठोसों का अध्ययन कर लिया, पहला प्रतिचुंबकीय और दूसरा अनुचुंबकीय। अब देखो, अब हम जो तीन हैं उन तीनों का एक साथ अध्ययन करते हैं, ताकि आपको तीनों में अंतर भी पता चल जाए कि तीनों में अंतर क्या होता है। तो अब हम तीनों को एक साथ देख रहे हैं, तो आप ध्यान से मेरे साथ साथ देखते चले जाएंगे। देखो तीसरा कौन सा था, तीसरा था लोह चुंबकीय। तो मैं यहाँ पे लिख दूं लोह चुंबकीय ठोस। फिर चौथा हमारा कौन सा था, प्रति लोह चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय ठोस। और पांचवा था हमारा लघु लोह चुंबकीय ठोस। अब देखो हम तीनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमें इनका जो डिफरेंस है वो हमें पता हो जाए। देखना आप ध्यान से मेरे साथ साथ, लोह चुंबकीय ठोस, प्रति लोह चुंबकीय ठोस और लघु लोह चुंबकीय ठोस। देखो ये जो चुंबकीय ठोस हैं, हम जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से क्या होंगे, आकर्षित। पहली बात तो इनकी ये, प्रबल रूप से क्या होंगे, आकर्षित। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ
कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब देखो क्या होता है, इन ठोसों में जो धातु आयन है वो छोटे छोटे समूह में बट जाता है। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इनमें धातु आयन छोटे छोटे समूहों में बंट जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्या कहेंगे? डोमेन। देखो इस शब्द को आप याद रखोगे, क्योंकि ये जो डोमेन व्यवस्था है ये प्रतिलोह चुंबकीय और लघुलोह चुंबकीय इनमें भी पाई जाती है। डोमेन है क्या? धातु आयन छोटे छोटे समूह में बंट जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। अब देखो, जब हमने इस ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा तो ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन अनियमित व्यवस्था में रहते हैं। देखो मैंने डोमेनों की अनियमित व्यवस्था दिखाई है, यानी ये क्या है? ये डोमेन है। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। लेकिन जैसे ही हम इस ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा? ये डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर तो मैं लिख दूँ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति। जब हम इन ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये डोमेन यानी इस तरीके से एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे? अभिविन्यासित। यानी यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अपन कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति। क्या कह सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। अब देखो हमने क्या कहा, यही तो कारण है इनका कि ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित। यानी अपन कह सकते हैं कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है? प्रबल। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब देखो एक खास बात और देखो आप इनकी, यानी जब हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो भी ये चुंबकीय गुणों को नहीं खोते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इनका जो लोह चुंबकत्व का गुण है वो स्थायी होता है। और यही वजह है कि इन ठोसों से यानी लोह चुंबकीय ठोसों से स्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। मैं एक बार वापस से आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें धातु आयन छोटे छोटे समूहों में बंट जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रारंभ में ये डोमेन अनियमित व्यवस्थित रहते हैं, यानी इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये डोमेन एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। और यही वजह है कि ये प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। और इनका जो चुंबकीय गुण है वो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी बना रहता है, जिसकी वजह से इन ठोसों से स्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके ऊपर ही। लोह चुंबकीय ठोस के एग्जाम्पल देखो क्या होंगे आपका? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जीडी। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जीडी। और एक अपन ले सकते हैं
क्रोमियम ऑक्साइड, और एक अपन ले सकते हैं क्रोमियम डाइऑक्साइड, यानी CrO और CrO2। ये सारे एग्जाम्पल किन के हैं? लोह चुंबकीय ठोसों के। अब देखो, अब आते हैं हम प्रति लोह चुंबकीय ठोस में। देखो नाम से पता है प्रति लोह चुंबकीय, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से क्या होंगे? प्रबल रूप से क्या होंगे? प्रतिकर्षित, प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अब देखो इनमें होता क्या है, यानी इनमें भी डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इन ठोसों में भी डोमेन पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? डोमेन पाए जाते हैं, डोमेन पाए जाते हैं। अब देखो, यानी जब हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखेंगे, यानी उससे पहले, यानी प्रारंभ में तो क्या होगी, इनकी स्थिति भी क्या होगी, ऐसे ही होगी। लेकिन जैसे ही हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनके ये जो डोमेन हैं ये एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यानी इनका जो चक्रण है वो क्या हो जाएगा? विपरीत। यानी मैं यहाँ पे डोमेन दिखा रहा हूँ, देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना तो इनकी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से। अब देख सकते हो आप, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में देखो एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा नष्ट हो रहा है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा नष्ट हो रहा है। यानी एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा, इन ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है, इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य। चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। देखो एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसके आप एग्जाम्पल याद रखोगे, एक तो MnO और एक MnO2 और एक आप ले सकते हो V2O3। तीनों एग्जाम्पल किन के हैं? प्रति लोह चुंबकीय ठोसों के। देखो क्या कहा मैंने कि ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। इन ठोसों में भी डोमेन पाए जाते हैं। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। देखो इसकी दिशा ऊपरी की तरफ है, इसकी दिशा नीचे की तरफ है, इसकी दिशा ऊपरी की तरफ, इसकी दिशा नीचे की तरफ। तो अपन कह सकते हैं कि यानी ये तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेनों की व्यवस्था है, इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब देखो, अब आते हैं लघु लोह चुंबकीय में। क्या कहेंगे? देखो इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब देखो इनमें भी डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इन ठोसों में भी डोमेन पाए जाते हैं, डोमेन पाए जाते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में डोमेन ऐसे रहेंगे, अनियमित दिशा में अभिविन्यासित, लेकिन जैसे ही हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनके डोमेन भी एक दिशा में क्या हो जाएंगे? संरेखित। लेकिन देखो यहाँ पे क्या खास बात होगी, यहाँ पे असमान दिशा होगी इसकी। जैसे मान लो इसके ऊपर तो फिर ये
नीचे, ये वापस से ऐसे, तो फिर ये ऐसे, यानी इनमें तो इनका चक्रण एक ही दिशा में। यहाँ पर हमने क्या देखा, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, यानी यहाँ पे समान पोजीशन है, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। तो यहाँ पे एक ऊपर फिर दो नीचे, एक ऊपर फिर वापस एक, फिर वापस, यानी यहाँ पर असमान स्थिति पाई जाती है डोमेनों के चक्रण की। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य तो नहीं होगा। और शून्य तो कब होता, जब एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा क्या हो जाता, पूर्णतया निरस्त। यानी अपन कह सकते हैं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कम होता है, कम होता है। देखो एग्जाम्पल की बात करूं तो आप याद रखोगे, एक तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट। क्या है, मैग्नेटाइट। सूत्र क्या होता है, Fe3O4। और एक इसका एग्जाम्पल है फेराइट, फेराइट। देखो मैं यहाँ पे फेराइट का सामान्य सूत्र लिख रहा हूँ, क्या होता है, MFE2O4। ये फेराइट का सामान्य सूत्र है। यानी यहाँ पर M क्या होगी, यहाँ पर M कॉपर हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है और जिंक हो सकती है। तो देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे सूत्र, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम हो तो क्या बन जाएगा सूत्र, MgFe2O4। अगर मैं यहाँ पे जिंक ले लूँ तो सूत्र क्या बन जाएगा, ZnFe2O4। दोनों के यहीं फेराइट हैं। एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मैग्नेटाइट का Fe3O4। तो देखो ये हमने तीनों जो ठोस हैं, तीन कौन कौन से, लोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और लघु लोह चुंबकीय ठोस, हमने तीनों का एक साथ अध्ययन इसीलिए किया है कि आपको जो मेन अंतर है वो आपको ध्यान में आ जाए। देखो डोमेन इनमें भी होंगे, डोमेन इनमें भी होंगे और डोमेन इनमें भी होंगे। प्रारंभ में डोमेनों की व्यवस्था इस प्रकार से होगी, लेकिन जैसे ही इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इनमें डोमेनों की व्यवस्था इस प्रकार से हो जाएगी, इनमें इस प्रकार से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और इनमें असमान कोई क्रम यहाँ पे नहीं होगा, एक ऊपर फिर दो नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर वापस से दो ऊपर। तो ये क्या है, ये डोमेनों की व्यवस्था है। फिर हमने क्या कहा कि ये प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, यानी इनसे स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल हमने क्या लिए, FeCO, Ni, Gd, CrO और CrO2। फिर प्रतिलोह चुंबक के एग्जाम्पल हमने क्या लिए, MnO, MnO2 और V2O3। और फिर हमने लघु लोह चुंबकीय ठोस की बात की, इनमें हमने एग्जाम्पल लिए मैग्नेटाइट और फेराइट। याद रखोगे आप, फेराइट का सामान्य सूत्र होता है MFE2O4। M का मतलब मेटल धातु, कॉपर हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, जिंक हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं, MgFe2O4, ZnFe2O4। अब देखो आप, इन तीनों की एक खास बात होती है, यदि इनको ताप दे दिया जाए, इनका ताप बढ़ा दिया जाए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि इन तीनों को उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाए तो ये तीनों ठोस, लोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और लघु लोह चुंबकीय ठोस, ये अनुचुंबकीय ठोसों में बदल जाते हैं। अब देखो अनुचुंबकीय ठोसों में क्यों बदलते हैं, इसका सीधा सा कारण ये होता है कि जब इनको ताप देते हैं, इनका ताप बढ़ता है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परिवर्तित हो जाता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण व्यवस्था है वो अव्यवस्थित या अनियमित हो जाती है। इसी वजह से लोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और लघु लोह चुंबकीय ठोस, इनको गर्म करने पर ये अनुचुंबकीय ठोसों में बदल जाते हैं।
तो आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग में देखा एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, फिर हमने उसी कड़ी में लगातार नया टॉपिक लिया ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं ये भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। कक्षीय गति के द्वारा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चक्रण गति के द्वारा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और कुल चुंबकीय आघूर्ण में इन दोनों आघूर्णों का योगदान होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। फिर हमने क्या देखा कि चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। एक बोर मैग्नेटॉन बराबर हमने क्या देखा कि 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। फिर हमने चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भाग कौन से थे? पहला भाग था प्रतिचुंबकीय, फिर अनुचुंबकीय, फिर लोह चुंबकीय, फिर प्रतिलोह चुंबकीय और फिर लघु लोह चुंबकीय। फिर हमने दोनों का एक साथ अध्ययन किया, यानी प्रतिचुंबकीय ठोस का और अनुचुंबकीय ठोस का एक साथ हमने अध्ययन किया। फिर हमने लोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और लघु लोह चुंबकीय ठोस, इन तीनों का एक साथ अध्ययन किया कि इसमें किस प्रकार डोमेनों की व्यवस्था पाई जाती है, किस प्रकार ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और हमने एग्जाम्पल भी देखे। तो आज की क्लास हमारी थी विशेष तौर पे ठोसों में चुंबकीय गुणों के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।